कंट्रोल जिस तरह से ईरान ने दिखाया है इस 50 रोजा जंग की बाद भी अभी भी कंट्रोल बना हुआ है। यूएस हिम्मत नहीं कर रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की तरफ अपने शिप्स को लाए, क्योंकि ज्योग्राफिकली और स्ट्रेटेजिकली वहां पर कोई भी शिप इस तरह से एंटर नहीं किया जा सकता है कि आप वॉरशिप्स लेकर घुस जाइए और लड़ाई शुरू कर दीजिए। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की बात है तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अब आप देखिए कि पूरी जंग जो है वो इजराइल और हर जगह से समेट के अमेरिका ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में लाके रख दी है। तो ये प्रोपेगेंडा जो उठाया गया था और आज भी जो प्रोपेगेंडा उठाया जा रहा है, ऐसा नहीं है कि आज प्रोपेगेंडा करने वाले मीडिया नहीं है। अगर मीडिया प्रोपेगेंडा वाले नहीं होते तो ये आपका वॉशिंगटन पोस्ट हो, न्यूयॉर्क टाइम्स हो, द टेलीग्राफ हो, इन सब बड़े बड़े पेपर्स में और इनके ब्लॉग्स में गाजा की फोटोज होती हैं। गाजा की जालिमों के साथ हमारे खिलाफ खड़े हैं, उन चेहरों को हम नहीं भूलेंगे। यानी ये कहीं ना कहीं दुबई को इनडायरेक्ट धमकी भी है या दुबई को आगाह भी किया गया है कि तुम जो अब भी अपना एयरबेस दे रहे हो तुमको हम भूलेंगे नहीं। और ईरान के सामने दुबई की अपनी कोई हैसियत नहीं है। अगर ईरान ने 3-4 वेव मार दिए दुबई के ऊपर 100 मिसाइल की, आप भी समझिए आधा दुबई खत्म हो जाएगा। लेकिन मैं सैयद हुज्जत साहब पास आऊंगा, हुज्जत रजा साहब पास, कि आप ये देखिए कि तमाम तर बातचीत के बावजूद स्टेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो मैदान जंग बना हुआ है। यानी सारी चीजें, और अब आप देखिए इतनी बड़ी तब्दीली, ये ईरान की इतनी बड़ी कामयाबी। आज ईरान के सिलसिले में ये बात हो रही है कि ईरान एजुकेशन में पूरी दुनिया में जो लिटरेसी रेट है उसमें ईरान बहुत आगे है। यानी 95-97% जो है जो पीएचडी होल्डर है यहाँ पे वो बहुत ज्यादा है। और इस तरह से एक लंबी जो है कि ईरान और ये पर्दा उर्दा वाली बातें झूठी करार दी है, क्योंकि हर फील्ड में ईरानी औरतें अब ये डिस्कस होने लगे, अब इस पे रिसर्च करने लगे लोग। तो ये बहुत बड़ी कामयाबी मैं समझता हूं कि ईरान की है। हमारे साथ जुड़ गए हैं एडवोकेट राशिद रिजवी साहब, मैं उनका भी इस्तकबाल करता हूं। और वो सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट, माहिर तालीम, माहिर कानून और मिडिल ईस्ट पे बहुत गहरी नजर रखते हैं, एक रिसर्चर के तौर पे काम करते हैं। मैं उनका इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं। लेकिन सैयद हुज्जत रजा साहब, क्या आपको लग रहा है कि आखिर हो क्या रहा है यहाँ पे, किस तरह का? क्योंकि आज ईरान ने तो क्लियर कर दिया, बाकायदा वहां पे एक अथॉरिटी बना दी है कि जिसको इत्तला दिए बगैर अब कोई जहाज वहां से नहीं गुजर सकता। जी हुज्जत साहब। जी बहुत शुक्रिया। अब्दुल वाहिद साहब ने बहुत ओवरव्यू जो दिया है उससे काफी लोगों को समझ में आएगा कि आखिर कॉन्फ्लिक्ट कहाँ से आ रहा है और कहाँ तक जा रहा है। जहां तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की बात है तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अब आप देखिए कि पूरी जंग जो है वो इजराइल और हर जगह से समेट के अमेरिका ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में लाके रख दी है। जितने भी मसाइल हम पिछले 2 दिन से देख रहे हैं वो सारे के सारे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ही हो रहे हैं। लेकिन इससे ये डाइवर्ट नहीं होना चाहिए, हर पूरे जंग का कॉज जो है वो इजराइल है और था और रहेगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्योंकि अब अमेरिका को ये दिखने लगा है कि ईरान का जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है। अगर ईरान कहीं से इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग हो सकता है तो वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है। इसके सैंक्शन से बचकर, इसके सैंक्शन से निकलकर यूएस के सैंक्शन से और अपनी इकोनॉमी को और बेहतर बना सकता है, वो भी जगह स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की है। तो ये पूरी तरह से जो चीजें चल रही हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में, अभी शाम में ही रिपोर्ट्स थी कि कुछ क्लैशेस हुई हैं यूएस और इसके बीच में, आईआरजीसी के बीच में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास के इलाकों में। तो आप देखिए कि किस तरह से पावर शिफ्ट हुआ है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की तरफ था। यानी अभी तक ईरान ने ये वाला कार्ड नहीं खोला था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वाला। अब जब उसने ये कार्ड दिखाया तो अमेरिका अब इस तरफ भागना शुरू हो गया है। उसको ये पता है कि अगर यहाँ पर हमें कुछ मिल गया तो हम पूरे मिडिल ईस्ट को एक साथ कंट्रोल कर लेंगे। सेम ईरान ने पॉलिसी है। ईरान ने साफ कहा है कि अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पहले जैसा नहीं रहा। आप जैसा सोचते थे कि कोई भी आ रहा जा रहा है, ये नहीं होगा। अब हम डिसाइड करेंगे कि कौन आएगा और कौन जाएगा। हम डिसाइड करेंगे कि किससे टोल लेना है, किससे टोल नहीं लेना है।
तो अब पूरा कंट्रोल जिस तरह से ईरान ने दिखाया है, इस 50 रोजा जंग की बाद भी अभी भी कंट्रोल बना हुआ है। यूएस हिम्मत नहीं कर रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की तरफ अपने शिप्स को लाए, क्योंकि ज्योग्राफिकली और स्ट्रेटेजिकली वहां पर कोई भी शिप इस तरह से एंटर नहीं किया जा सकता कि आप वॉरशिप्स लेकर घुस जाइए और लड़ाई शुरू कर दीजिए। अगर यूएस वहां पर अपने वॉरशिप्स ले आता है तो वो एकदम जीरो रेंज पर आ जाएगा, यानी ना उसका डिफेंस सिस्टम काम करेगा, ना कोई भी चीज काम नहीं करेगी, और ईरान इजीली उसको हिट कर सकता है वहां पे। इसीलिए वो बहुत दूर जाके खड़ा हुआ है। दूसरी चीज आपने जो लिटरेसी वाली कही थी, तो लिटरेसी में एक रिपोर्ट पढ़ रहे थे, अभी उसका कुछ खास कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन ईरान में औरतों के जो लिटरेसी रेट है वो इतना ज्यादा है, या हर शोबे में जिस तरह से वो एक्सेल करती हुई दिखती हैं, हर डिपार्टमेंट में, हर सेक्टर में, तो उसमें किसी ने, आई थिंक वो शायद मजाक में लिखा होगा कि बहुत जल्दी ईरान में जो है वो आदमियों के लिए रिजर्वेशन आ जाएगा कि कम से कम 50% रिजर्वेशन आदमियों को दिया जाए हर सेक्टर में। तो एजुकेशन का जो नाता है वो ईरान में हमेशा से रहा है, स्टार्टिंग से रहा है, और अब लिटरेसी रेट देखिए तो ऑलमोस्ट 95 के ऊपर ही जाता है इनका। तो ये पूरे डेवलपमेंट चल रहे हैं। गजा को लेकर भी अभी आपने ही बयान किया कि किस तरह से खलील अल हैया के बेटे को मार दिया गया, कल शहीद कर दिया गया, और ये इनके चौथे बेटे हैं। और आज भी एक वीडियो आया था जहां पर उनकी वाइफ जो गजा में ही रहती हैं, उन्होंने कहा कि दुनिया को देखना चाहिए कि हमारे बेटे जो हैं वो सुरंगों में हैं, ना कि यूरोप के देशों में मजे कर रहे हैं, जो अमूमन बड़े मुस्लिम लीडर्स के बेटे, बच्चे आप देखते हैं कि वो बाहर की यूनिवर्सिटियों में पढ़ाई कर रहे होते हैं। तो जंग ऑफिशियली तो स्टार्ट नहीं हुई है, लेकिन अभी भी प्रपोजल कह रहा है, वही ट्रम्प का आप पुराना रवैया देखिए कि किस तरह से वो कहते हैं कि हम बात करेंगे और वो हमला कर देते हैं। कल भी कुछ हमले, चुटपुट हमले उन्होंने किया, जिसको उन्होंने एक तरह से कहा कि ये लव टैप है, यानी हमने प्यार से उनको मारा है। तो अभी जो लेटेस्ट रिपोर्ट थी उसमें ये कहा गया कि अमेरिका इंतजार कर रहा है ईरान किस तरह से उसके प्रपोजल पे जवाब देता है या अपनी तरफ से क्या चीजें लाता है। तो अब ये देखना है कि ये प्रपोजल, क्योंकि दोनों ही पार्टीज अपने अपने प्रपोजल रख रही हैं, चाहे वो ईरान हो चाहे वो अमेरिका हो, हर कोई चाहता है कि उसको अपर हैंड मिले और उसका प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाए। अमेरिका के जो प्रपोजल ईरान के लिए आते हैं वो कहीं भी ईरान के हिसाब से, जो इस हिसाब से ईरान चीजों को देख रहा है, जिस हिसाब से स्टेट ऑफ हॉर्मुज में कंट्रोल बनाए हुए है, तो उस हिसाब से ईरान को प्रपोजल कहीं से रियलिस्टिक नहीं लगते हैं, बहुत ही इमेजिनरी लगते हैं। अगर आप उनको पढ़ें तो कहीं ना कहीं वो ओवरऑल ये कह रहे होते हैं कि आप देश हमें सौंप दीजिए। तो अमेरिका के प्रपोजल बहुत ज्यादा सीरियस नहीं है। और एक चीज जो अभी जिक्र कर देते हैं, बात आ गई है, तो आज एक रिपोर्ट आई थी कि जिसमें ये कहा गया कि ये जो ट्रम्प के बयान आते हैं और उसको जो रिपोर्ट करता है एक इजराइल का वेबसाइट है एक्सियोस करके, उसमें और कुछ लोगों में कनेक्शन मिला है कि किस तरह से वो इस जंग से माली फायदा उठा रहे हैं। यानी वो शेयर मार्केट को मैनिपुलेशन का जो ट्रम्प पर आरोप लग रहा था, उसको लेकर अब वो रिपोर्ट आई है कि किस तरह से 920 मिलियन डॉलर जो है वो शेयर मार्केट में लगाया गया, और बयान आने के कुछ देर पहले, और जैसे ही बयान आता है उसके बाद जब मार्केट ऊपर नीचे मैनिपुलेट होती है तो उसमें वो 120 मिलियन डॉलर उससे कमा के और फिर वो उससे बाहर आ जाते हैं। तो किस तरह से ये बैकग्राउंड में जो एक और गेम चल रहा है पैसे कमाने का, और ये तो पहली रिपोर्ट आई है, शुरू से ही ट्रम्प के बयान इस तरह से आते हैं कि कहीं ना कहीं वो मार्केट को मैनिपुलेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो यही है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे कब्जा जारी है, ईरान पूरी तरह से स्ट्रांग है और उसने साफ कहा है कि चाहे कुछ भी हो जाए हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को छोड़ने नहीं वाले हैं। जी मुमताज। ये सही तज्जिया किया और अच्छा एनालिसिस, और सबसे जो इम्पोर्टेंट बात बताई जो गजा के ताल्लुक से या हमास के लीडर जो अल हैया है उनके ताल्लुक से। और आज ईरान ने बहुत ही सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया है। तो ये तो सब देख ही रहे हैं कि क्या जज्बा है उनके अंदर और किस तरह से वो फिलिस्तीन के लिए और एक कॉज के लिए वो फाइट कर रहे हैं। हमारे साथ राशिद रिजवी साहब भी जुड़ गए हैं। राशिद साहब, क्या अपडेट है, किस तरह से देख रहे हैं? अपडेट्स तो बहुत सारी आ गई हैं,
लेकिन आप चूंकि कुछ अलग भी दे देते हैं कभी कभी, और तो क्या, लेकिन अभी तो ज्यादातर आगे, लेकिन मुझे पता है कि कुछ नई चीज होगी। क्या क्या लग रहा है कि इस वक्त क्या ऑब्जर्वेशन है, क्योंकि जंग तो देखिए आपने पहले ही कहा कि नहीं होगी, वो बिल्कुल क्लियर है कि जंग जो है वो नहीं हो रही है, लेकिन कैसे देखते हैं आप, क्योंकि थोड़ा बहुत तो चल ही रहा है और मैदान जंग स्टेट ऑफ हुर्मुज बन गया है, और ईरान ने भी अपना सारा जो कुछ है वो सब जारी कर दिया है, और आज तो 4000 किलोमीटर मार करने वाली IRGC ने कहा है कि हम जो है वो टेस्ट करने वाले हैं, तो 4000 किलोमीटर रेंज वाली। जी मुमताज भाई, आज एक रिपोर्ट आई है CIA की। उस रिपोर्ट पर ये कहा गया है कि अभी भी ईरान के पास 75% मिसाइल क्षमता है। ये अमेरिका में जो डोनाल्ड ट्रंप के स्टेटमेंट और नेतन्याहू के स्टेटमेंट आते थे कि हमने उनकी मिसाइल क्षमता खत्म कर दी है, तो उस मिसाइल क्षमता के ऊपर जब ये CIA की रिपोर्ट आई तो उस रिपोर्ट ने पूरी तरीके से डोनाल्ड ट्रंप के दावों को झुठला दिया। CIA कहता है कि अगर पूरी तरीके से ब्लॉकेज भी बना दिया जाए ईरान पे, तो ईरान 3 से 4 महीने तक उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। 3 से 4 महीना। अब ये सोचिए कि अगर ईरान ने ब्लॉकेज बना दिया 3 से 4 महीना हुर्मुज पे, तो पूरी दुनिया घुटनों पे आ जाएगी, पूरी दुनिया के लिए एक मुसीबत खड़ी हो जाएगी। तो जो हमला डोनाल्ड ट्रंप ने किया था वो सिर्फ दबाव बनाने के लिए किया था कि आप हमारी जो शर्त है उसको मानो। उन्होंने 2 ईरान की ऑयल टैंकर शिप पर अटैक किया, जिसके जवाब में ईरान ने उनके नेवल पर पलटवार किया और वो डैमेज हुए हैं। 3 नेवल पर अटैक किया, मिसाइल और ड्रोन डायरेक्ट जाके वहां हिट हुए हैं। वो सीधे लेके पीछे भाग गए उसको, वो एरिया पूरा खाली कर दिया है अमेरिका ने, जिसके ऊपर डोनाल्ड ट्रंप ने अपना स्टेटमेंट में भी कहा था कि अगर ईरान ने हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर्स या नेवल पे बड़े हमले किए तो हम उसका बहुत तगड़ा जवाब देंगे। और यहाँ तक उन्होंने एक बयान दिया कि इनडायरेक्टली कि हम न्यूक्लियर अटैक भी कर सकते हैं। खुल के नहीं कहा उन्होंने न्यूक्लियर करेंगे, उनका इशारा था कि एक बूम होगा। तो ये बूम का मतलब क्या है? बूम का मतलब है आप हिरोशिमा की याद दिला रहे हो लोगों को, नागासाकी की याद दिला रहे हो। तो डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से अपने स्टेटमेंट देते चले गए, मैंने ये खत्म कर दिया, मैंने वो खत्म कर दिया, ईरान एकदम कंगाली पे आ गया है, वहां भुखमरी हो जाएगी अगर ईरान मेरी शर्त नहीं माना, ये सब करता रहा वो। आज जो CIA की रिपोर्ट से खुलासा हुआ, 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट थी कि 75% इनके पास मिसाइल क्षमता है और 3 से 4 महीने तक ईरान के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा अगर कंप्लीटली ब्लॉकेज बना दिया जाए तब भी। ये रिपोर्ट कोई और नहीं दे रहा है, खुद CIA दे रहा है। तो अब्बास अराची ने उस रिपोर्ट को रिट्वीट किया और लिखा कि रिपोर्ट पूरी तरीके से बकवास है, हमारे पास जो क्षमता है वो 125% की है, 120% की है, सॉरी 120% की क्षमता है मिसाइल लॉन्चर और मिसाइल की। ये मत समझो कि आप जो कह दोगे वही सही होगा। मेरी क्षमता पहले से 28 फरवरी से ज्यादा मेरी क्षमता बढ़ चुकी है। तो ये जो बीच में गैप मिला 1 महीने का सीज फायर का, इसमें ईरान ने अपनी क्षमताओं को बढ़ाया। अब क्षमताओं को बढ़ाया कैसे? अब हम आएंगे हुज्जत रजा साहब के पॉइंट पे। इस क्षमताओं को बढ़ाने के लिए हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि 10,000 से ज्यादा सिर्फ लड़कियां जो साइंटिस्ट हैं वो लगी हैं मिसाइल और ड्रोन को प्रोड्यूस करने में। लड़कियां सबसे ज्यादा ईरान में फिजिक्स की PhD है। पूरी दुनिया का रेशियो आप निकालिए और ईरान का रेशियो चेक करेंगे तो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा फिजिक्स PhD ईरान में।
तेहरान यूनिवर्सिटी का आप रेशियो चेंज पता करिए, वहां पर तेहरान यूनिवर्सिटी में 50% लड़कों के लिए रिजर्वेशन है, क्योंकि वहां पर 70 से 75-80% तक लड़कियां एडमिशन ले लेती थी, लड़के बाद में आते थे, उनको एडमिशन नहीं मिल पाता था, सीटें फुल हो जाती थी। तो वहां की गवर्नमेंट ने तेहरान यूनिवर्सिटी में 50% का एक रूल बना दिया कि 50% गर्ल्स, 50% बॉयज। ये तो वेस्टर्न का प्रोपेगेंडा है कि वहां पर हिजाब पे बहुत कट्टरता है, ऐसा है वैसा है। वो तो आपने देखा है कि वेस्ट का क्या क्या प्रोपेगेंडा रहा है। वो आपने लीबिया का देखा हाल, सीरिया का देखा हाल, इराक का देखा हाल। तो वेस्ट के प्रोपेगेंडे के ऊपर क्या होता है कि उनको हम बड़ा मानते हैं। अब जैसे हम लोग जैसे रूरल पॉकेट में रहने वाले लोग, बचपन में हमारे जब हम लोग देखते थे कि कोई शहर से आता था हमारे पड़ोस में, तो हम उसको अपने से बहुत काबिल, बहुत अच्छा, बहुत बड़ा मानते थे। और कहीं ना कहीं शहर वालों के सामने हम लोगों का कॉन्फिडेंस जो है कम रहता था, हम वो कॉन्फिडेंस से बात नहीं कर पाते थे। वही हाल है आज इधर तमाम दुनिया की मीडियाओं का, कि वो वेस्टर्न मीडिया को ही सब कुछ मानती है और उन्हीं की न्यूज को ऑथेंटिक मानती है, उनको, उनके पत्रकारों को बड़ा पत्रकार मानती है। ये एक विचारधारा बन चुकी है मीडिया लाइन में। तो मीडिया लाइन के बारे में तो अभी बात हो चुकी है, उससे बात करना यानी वक्त का जाया करना है। तो ये प्रोपेगेंडा जो उठाया गया था, और आज भी जो प्रोपेगेंडा उठाया जा रहा है, ऐसा नहीं है कि आज प्रोपेगेंडा करने वाले मीडिया नहीं है। अगर मीडिया प्रोपेगेंडा वाले नहीं होते तो ये आपका वॉशिंगटन पोस्ट हो, न्यूयॉर्क टाइम्स हो, द टेलीग्राफ हो, इन सब बड़े बड़े पेपर्स में और इनके ब्लॉग्स में गाजा की फोटोज होती हैं, गाजा की कहानियां होती हैं, गाजा की परेशानियां होती हैं, वहां के लोगों की जिंदगी के बारे में कम से कम 4 कॉलम 6 कॉलम की रोज एक न्यूज निकलती नहीं निकल रही है। क्योंकि अगर गाजा की बदहाली दिखा देंगे तो जल्लाद नजर आएगा इजराइल। तो इसीलिए इजराइल को थोड़ा सेफ रखना है, इसलिए वो उधर नहीं दिखाएंगे। आपको याद होगा कि इराक वाले मैटर पर डिस्ट्रक्शन ऑफ मास वेपन समथिंग क्या वर्ड है, तो उसके ऊपर कितना हंगामा हुआ था। उसके ऊपर पूरी दुनिया ने कहा था कि अरे खतरा इराक है, उसके पास तो ऐसे हथियार हैं जो मिडिल ईस्ट के लिए और दुनिया के लिए और यूरोप के लिए खतरा है, उसको वहां से हटाना बहुत जरूरी है। उस हथियार को लेके इतना प्रोपेगेंडा न्यूज चैनल बना, यहाँ तक कि इराक पर हमला सही जायज ठहराया गया। उस हमले के लिए यूनाइटेड नेशन ने परमिशन दी, उस हमले के लिए यूनाइटेड नेशन तक ने परमिशन दे दी। क्यों? क्योंकि जो एक तैयार किया हुआ प्रोपेगेंडा है उसके ऊपर ही। क्योंकि आपके जिले का जो कलेक्टर होता है वो हो, चाहे आपके स्टेट का मिनिस्टर हो, चाहे आपका चीफ मिनिस्टर हो, चाहे गांव का प्रधान हो, चाहे चाय की टपरी में बैठने वाला एक आम आदमी, लेबर तबका, जब वो अखबार उठाता है तो अखबार के प्रोपेगेंडा को पढ़ता है। अब पढ़ तो सबने लिया, जो नजर आया देख लिया। अब उस पे अपना नजरिया डेवलप करने वाले लोगों की सोच अलग अलग होती है। तो इसी तरीके से सबके दिमाग में एक परसेप्शन बना दिया जाता है। हम इंडिया में बैठ के जो पेपर पढ़ रहे हैं, हमको लगा अच्छा ईरान ऐसा कर रहा है, ईरान इतना गलत है, ईरान ने ऐसा किया, क्योंकि हम ईरान के बारे में जानते नहीं है। इसी का फायदा सब उठाते हैं। आज सोशल मीडिया है, आप यूट्यूब खोल लिए, नया आप ईरान डाल दिए, देखिए लाइफ ऑफ ईरान, देखिए लोगों को किस तरीके से मॉल में लोग हैं, कुछ लोग फुल हिजाब में हैं, कुछ लोग सेमी हिजाब इन द सेंस खाली दुपट्टा डाली बांधे हुए हैं, कुछ लोग कुछ भी नहीं पहने हैं, अपना बाल कट है, बॉबी कट है, टहल रही है जीन्स टी शर्ट में। ये सारी चीजें ईरान में आपको मिली जुली दिखेगी। तो वो एक प्रोपेगेंडा तैयार किया गया था, प्रोपेगेंडा के बेस पर ईरान की इमेज को खराब किया गया, ताकि ईरान पर हमला अगर हम करें तो लोग अमेरिका का समर्थन करें, लोग इजराइल का समर्थन करें कि नहीं ईरान पे हमला सही किया है। तो प्रोपेगेंडा इसलिए किया जाता है। इराक का हुआ देखिए तबाह हुआ, सीरिया का हुआ देखिए तबाह हुआ। अभी बात हो रही थी, हमारे पैनलिस्ट भाई बता रहे थे कि इराक के प्राइम प्रेसिडेंट के बारे में उनके अनाउंसमेंट में इतने 2-3 महीने लग गए।
जबकि पहले होना चाहिए था। वहां वाशिंगटन तय कर रहा है कि कौन प्रेसिडेंट वहां का होगा। तो इस तरीके से वेस्टर्न कंट्री पूरा कंट्रोल रखना चाहती है इन लोगों के ऊपर कि यहाँ की मलाई, अरब देशों की मलाई वो खा रहे हैं, खुरचन अरब देश खा रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी वो खुश हैं, उसी खुरचन में खुश हैं वो। और जो मलाई मार रहे हैं उनकी तो बातें छोड़िए। और जिन देशों से सोना निकल रहा है वहां भुखमरी है। सूडान, सोमालिया, नाइजीरिया, वहां आप देखिए वहां की खानों पर किसका कब्जा है? फ्रांस का है, जर्मनी का है, ब्रिटेन का है, अमेरिका का है। इनकी लोग जाते हैं वहां पे खानों से, उन्हीं के लोगों से निकलवाते हैं सोना, उन्हीं के लोगों से डायमंड निकलवाते हैं और निकलवा के अपने देश लाते हैं और बेच करके अपने देश को और खुद को मजबूत कर रहे हैं लोग। और जो लोग ये कर रहे हैं, जिनकी जमीन का सामान है, जिनका मालिकाना हक है, वो सिर्फ उनकी दी हुई भीख की एक रोटी, 2 रोटी भी नहीं, 1 रोटी पे जिंदा है। तो ये लोगों ने हर जगह लोगों पे कंट्रोल किया है, हर जगह राज किया है, हर जगह जुल्म किया है, अपनी मोनोपोली चलाई है। वो तो बहुत ताज्जुब की बात है कि ईरान के खिलाफ सब एकजुट नहीं हो पाए, नहीं आए, या ईरान की ताकत देख करके नहीं आए। अगर इराक जैसा मुल्क होता, सीरिया जैसा मुल्क होता तो सारे लोग एक साथ आके खड़े होकर के उसका दमन कर देते। लेकिन जब इन्होंने ईरान का पलटवार देखा, ईरान की सैन्य शक्ति देखा, तब इनको लगा कि नहीं, अगर हम जाएंगे तो हम भी मार खाएंगे। क्योंकि अफगानिस्तान में भी ये लोगों ने काफी मार खाई है, काफी झेले हुए हैं अफगानिस्तान से। तो मुमताज भाई, ये जितना भी सिनेरियो चल रहा है, ये सब कुछ डील हो रहा है दुबई से। दुबई अपना एयरबेस उसने दे दिया है। हम जो चेक कर रहे थे कि कितने यूएस आर्मी की फाइटर उड़ रहे हैं या और इसके रिफ्यूलर उड़ रहे हैं, इनकी लोकेशन दिखा रहा है कि ये दुबई से ही उड़े हैं और दुबई से उड़ के उसी हुर्मुज के ऊपर टहला करते हैं। आज जो बंदर अब्बास पे हमला हुआ, कृषि पे हमला हुआ, उनके ऑयल फैसिलिटी पे हमला हुआ, कहाँ से आए थे ये लोग? वहीं से, दुबई से उड़े थे। परसों रात में जो अटैक किया इन्होंने, कहाँ से उड़े थे? दुबई से उड़े थे। ऐसा नहीं है कि ईरान को लाइव लोकेशन नहीं मिल रही है, लाइव इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही है। रशिया और चाइना प्रॉपर मुहैया करा रहे हैं, वो बता देते हैं कि कौन से एयरबेस से उड़ा है और जिसने अटैक किया है तुम्हारे यहाँ पर। तो ईरान ने उसी का पलटवार किया, दुबई पर उसी पर अटैक किया। और दुबई ने ये भी कहा, ईरान ने ये भी कहा है कि हम उन लोगों को नहीं भूलेंगे जो आज जालिमों के साथ हमारे खिलाफ खड़े हैं, उन चेहरों को हम नहीं भूलेंगे। यानी ये कहीं ना कहीं दुबई को इनडायरेक्ट धमकी भी है, या दुबई को आगाह भी किया गया है कि तुम जो अब भी अपना एयरबेस दे रहे हो, तुमको हम भूलेंगे नहीं। और ईरान के सामने दुबई की अपनी कोई हैसियत नहीं है। अगर ईरान ने 3-4 वेव मार दिया दुबई के ऊपर 100 मिसाइल की, आप ही समझिए आधा दुबई खत्म हो जाएगा। लेकिन दुबई को इस चीज की फिक्र नहीं है, वो अपने आप को दूसरा इजराइल साबित करने की कोशिश पे है। और इजराइल और अमेरिका मिल करके उसी का एयरबेस यूज करके, उसी को इस्तेमाल करके, उसी को कमजोर करना चाह रहे हैं। अभी तक खामोश है इजराइल। इजराइल का काम पूरा अमेरिका कर रहा है, इसलिए वो खामोश बैठा हुआ है। वो उधर लगा हुआ है हिजबुल्लाह के खिलाफ, जबकि हिजबुल्लाह ने आज भी वहां पर कई बड़े अटैक किए हैं। और फिर जब बात हुई सीज फायर की, तब लिबनान ने कहा कि पूरी तरीके से, मुकम्मल तरीके से जंगबंदी जब तक नहीं होगी तब तक कोई बात नहीं हो सकती है। लेकिन ये मानने वाले नहीं है। सीज फायर ऐलान करने के बाद भी जब अमेरिका वापस से ईरान पर या उसके टैंकर पर अटैक कर रहा है, तो सीज फायर का मतलब क्या हुआ? अब तो सीज फायर का मतलब ही नहीं रहा। सीज फायर हुआ क्यों? अब नाम क्यों लिया जा रहा है, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। कि जब आपका जो ऑपरेशन था, जब आपने उसको बंद कर दिया, जब आपने अपना ऑपरेशन क्लोज कर दिया, आपने कह दिया कि हम इस ऑपरेशन को हमने क्लोज कर दिया, जो हमको हासिल करना था हमने अचीव कर लिया है, तो अब ये उसी ऑपरेशन का सीज फायर था। जब ऑपरेशन ही नहीं रहा तो सीज फायर की बात कहाँ से हो रही है? ये कहाँ से आ गया सीज फायर? ये खुद मेरी समझ में नहीं आ रहा है। एपिक फ्यूरी था इनका ऑपरेशन नेम, एपिक फ्यूरी। एपिक फ्यूरी के तहत इन्होंने 28 फरवरी से अटैक शुरू किया।
और 4 दिन पहले आ करके विदेश मंत्री बोलते हैं कि हम इपिक फ्यूरी को क्लोज कर रहे हैं। तो जो सीज फायर अनाउंस हुआ था वो इपिक फ्यूरी का था। जब इपिक फ्यूरी ही नहीं रहेगी ऑपरेशन आपका, तो सीज फायर कहाँ से हुआ? अब आप कोई नया ऑपरेशन शुरू कर दो, उसका सीज फायर करो। तो ये जो अटैक हुआ था उनकी शिप पर, अभी जो इनके बंदर अब्बास पे हुआ, ये सब सिर्फ और सिर्फ अमेरिका का ईरान बिल्कुल। के ऊपर दबाव बनाने की पूरी कोशिश है मुमताज भाई। जी।